VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। विंध्य क्षेत्र में चौतरफा कोरोना की आहट देखी जा रही है। बता दें कि विंध्य के सतना जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। इनका नाम हीरालाल सिंह था, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी और इनको रीवा के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस जिसने देश और दुनिया में कहर बरपाया हुआ है। दुनिया के सुपर पावर देश कोरोना वायरस से कराह रहे हैं, तो वहीं विंध्य में भी कोरोना की आहट तेज हो गई है। बता दें कि विंध्य में कुल मिलाकर 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए थे, लेकिन आज ही सत्ता से रीवा आए कोरोना मरीज हीरालाल सिंह की मौत के बाद यह संख्या 8 से 7 हो गई है। बता दें कि मरीज की हालत पहले से ही नाजुक बनी हुई थी। वह अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे और कोरोना की चपेट में आने के बाद आज उनकी मौत हो गई। सर, अभी सतना से जो लाया गया था कोरोना पेशेंट रीवा, उसकी डेथ हो गई है। हाँ, ये बात सही है। अभी कुछ देर पहले इलाज के दौरान जो मरीज हमारे यहाँ सतना से कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया था, उसकी डेथ हो गई है। अब उसके शव को जो हमें गाइडलाइंस एंड दिशा निर्देश मिले हैं, उसके अनुसार अंतिम क्रिया के लिए अभी हम उनके परिजनों से प्रशासन से संपर्क किया है और उनके परिजनों को कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए, तो फिर उसे गाइडलाइन के अनुसार उसका अंतिम क्रिया सब परिजनों को सौंपा जाएगा कि खुद ही यहाँ पे उनके? नहीं, नियमन तो हम परिजनों को ही सौंपते हैं, किंतु प्रशासन की देखरेख में नगर निगम सीमा के अंदर ही उनका अंतिम क्रिया होनी है, तो वो प्रशासन की देखरेख में होगी। परिजनों को इसीलिए बुलाया जा रहा है। लॉकडाउन फेज 3 का आज से शुभारंभ हो गया है। इसके तहत केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रीवा का मार्केट भी खोला गया। हालांकि मार्केट खुलने के कुछ देर बाद मार्केट में भीड़ देखी गई। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राहकों को नियमों का पालन करने के साथ साथ व्यापारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की प्रशासन द्वारा सलाह दी गई। मेन मार्केट शिल्पी प्लाजा में व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अपवाद मात्र को छोड़ दिया जाए तो लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बरकरार है। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद अन्य ग्रीन जोन की जगहों की तरह रीवा का बाजार भी गुलजार हो गया। रीवा मार्केट शिल्पी प्लाजा में सभी प्रतिष्ठान खुले दिखाई दिए, तो वहीं शहर के मोबाइल की दुकानें, कपड़ों की दुकानें एवं अन्य जरूरी दुकानें भी खुली दिखी। इस दौरान व्यापारियों ने दुकान की पहले साफ सफाई भी की, क्योंकि महीनों से उनकी दुकानें बंद थी। व्यापारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। हालांकि कई जगहों पर ज्यादा भीड़ दिखने लगी थी, लेकिन जाहिर है कि इतने दिनों बाद मार्केट खुलने से जरूरत के सामान लेने के लिए लोगों की आवाजाही तो लगी ही रहेगी। अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है, क्योंकि रीवा में अब 2 कोरोना पेशेंट भर्ती हैं। लॉकडाउन में रीवा में किराना एवं दूध की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से उनके समय सीमा में बदलाव किया गया और उन्हें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मिली। हालांकि फिर से दुकानें अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन के बीच आर्थिक मंदी और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा यह कदम उठाया गया है। लॉकडाउन फेज 3 यानी लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही प्राइवेट सेक्टर और विशेष रूप से किराए की बिल्डिंग में संचालित होने वाले संस्थान और व्यवसायियों ने सरकार से किराए में रियायत और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के कारण छोटे व्यवसायियों को खासा नुकसान हुआ है। किराए की बिल्डिंग पर संचालित कोचिंग संस्थान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले छोटे व्यवसायियों पर लॉकडाउन की बड़ी मार हुई। रीवा शहर में संचालित कोचिंग संचालकों ने सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान बंद से संस्थानों पर बुरा असर पड़ा है और सरकार किराए की बिल्डिंग पर संचालित संस्थानों का किराया माफ करने का प्रावधान लेकर आए। बैंक कोचिंग संचालकों और अन्य किराए की बिल्डिंग में संचालित व्यवसायियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने भी बयान दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश और युवा में भी शासन प्रशासन राहत किराए के हॉल दुकानों में संचालित कारोबारियों को सरकार से मदद मिलना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे आने वाली स्थिति विकराल हो सकती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को उन सभी व्यवसाय की तरफ भी ध्यान देना होगा जो किराए से चल रहे हैं, जैसे कि जो भी छोटे कारोबारी हैं, कोचिंग संस्थान है या अन्य इसी प्रकार की जो भी अन्य दुकानें भी संचालित हो रही हैं।
जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया है उस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार जिस तरह से बाकी सभी सेक्टर की तरफ ध्यान दे रही है, बाकी वर्ग की तरफ ध्यान दे रही है और उनके लिए सरकार जो भी प्रयास कर रही है, उसी तरह से सरकार को प्रयास इन छोटे उद्योगों, व्यवसायी और इसी तरह के अन्य गतिविधियों को संचालित करने वाले संस्थान की तरफ भी देना होगा। चाहे कोचिंग संस्थान हो, दुकान हो, सैलून हो, सब्जी की दुकानें हो, डेयरी हो, इस तरह की अन्य जितनी भी दुकानें हैं उनको किराया देना पड़ेगा और देना पड़ रहा है। जैसे कि अगर हम कोचिंग संस्थान की बात करें तो लगभग होली के समय से मार्च से मान के चलिए, मार्च, अप्रैल, मई, और ये हमारा जो क्षेत्र है इसमें तो अभी भी संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं कि कब तक परिस्थितियां सामान्य होगी। जून भी हो सकता है, जुलाई, अगस्त, तो 5 से 6 महीने जब बिल्कुल भी कार्य बंद है, किसी भी तरह से इनकम नहीं हो रही है, तो किराया चुका पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है या फिर असंभव है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर कोई राहत कदम या नहीं उठाती है तो जाहिर सी बात है कई सारे इस तरह के संस्थान, व्यवसाय प्रभावित होंगे या फिर बंद भी हो सकते हैं। और ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। हम सरकार से नहीं कह रहे हैं कि सरकार हमको अनुदान दे, फंड दे, हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि सरकार हमको किराए में रियायत दे। सरकार ऐसी कुछ गाइडलाइन जारी करे, आदेश जारी करे जिनसे हमको राहत मिल सके, क्योंकि ये जो अतिरिक्त बोझ है इसको उठा पाने में संस्थान या इस तरह के अन्य छोटे कारोबारी बिल्कुल भी समर्थ नहीं होंगे। तो मेरा विंध्या टाइम्स के माध्यम से ये सरकार से आग्रह है कि सरकार इस क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दे और ऐसे क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार तुरंत कोई कदम उठाए, क्योंकि ये भी वो क्षेत्र है जिनसे कई लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र तिवारी, कौटिल्य एकेडमी रीवा से। यह कोरोना का अभूतपूर्व संकट हर किसी के लिए नौ चुनौतियां लेकर आया है और ऐसे में चाहिए कि सभी लोग मिलजुल कर इस चुनौती से पार पाने में सहयोग करें। सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं विभिन्न प्रयास कर रही हैं जिससे लोगों को राहत दी जा सके, लेकिन एक वर्ग जो पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है वो है कोचिंग शिक्षण संस्थान। कोचिंग शिक्षण संस्थान जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न चयन परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करते हैं। कोचिंग शिक्षण संस्थान जो जीएसटी के माध्यम से राजस्व में सहयोग करते हैं, आज पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर हैं कि क्या उन्हें सहायता मिलेगी, खासतौर पर वे संस्थान जो किराए के परिसर में संचालित हो रहे हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थानों की आय का एकमात्र साधन छात्रों से प्राप्त होने वाली फीस था और जिस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिसके निकट भविष्य में शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना दिख नहीं पड़ती, ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोचिंग शिक्षण संस्थान भी किसी प्रकार सर्वाइव कर सकें, अपना अस्तित्व बचा कर रख सकें। इसके लिए आवश्यक है कि इस अवधि में, जिस अवधि में किसी भी प्रकार का शैक्षणिक कार्य नहीं किया जा सका है, उस अवधि में उन्हें किराए की रियायत दी जाए, जिससे जब भी यह संकट का काल समाप्त हो और पुनः गतिविधियां प्रारंभ हो सके तो कोचिंग शिक्षण संस्थान भी इस चीज को के लिए तैयार हो पाए कि वे अपने व्यापार को, अपने क्रियाकलापों को पुनः प्रारंभ कर सके। अन्यथा संपूर्ण कोचिंग उद्योग के ऊपर ऐसा खतरा बन जाएगा कि अधिकांश कोचिंग संचालक मजबूर हो जाएंगे अपने संस्थानों को, अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को बंद करने के लिए। मैं तो लगातार मोदी जी, शिवराज जी से निवेदन कर रहा हूँ कि जो 5,000, 10,000 की कोचिंग घर पे बैठ के कराते हैं, अपने घर पे बुला के लोग पढ़ाते हैं, 5,000, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और अपने परिवार का पेल पाटते हैं। फिर अब उसके ऊपर हम जाते हैं तो किसी हॉल को किराए पे लेते हैं, 15,000, 20,000 में हॉल का किराया लेते हैं, फिर उनमें वहाँ वो 50 बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हम बसों को परमिट कर सकते हैं कि हम 15 बच्चों, एक बस में 15 लोग जाएंगे, तो इसी तरह हमको कोचिंग में भी परमिट करना चाहिए। परमिट का पैरामीटर ऐसा होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो छोटे व्यापार हो। जहाँ पे भी 50 लोग या 100 लोग से ज़्यादा जा रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में उसको शुरू कराएं और बाकायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे लोगों से मिलके कलेक्टर बात करें
और या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हों वो बैठ के बात करें। ये किसी दल की बात नहीं है, ये देश के बेरोजगार जो खाली पड़ा है, आज रोजगार के लिए सब भटक रहे हैं, और फिर हमारा मजदूर भी आ गया, हमारे बाहर से और लोग भी आ गए। स्थिति क्या है देश के अंदर, जो स्थिति है उसका अवलोकन सबको है और सब देख रहे हैं देश के अंदर क्या हो रहा है और प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। रीवा ज़िले की आप बात करें, आप रीवा ज़िले का 50,000 मजदूर रीवा पहुंच चुका है। हम उसके रोज़गार की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, ये शिवराज जी को और भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों को सोचना होगा। ये जो बच्चे किराए पे रहकर, किराए का कमरा लेकर रीवा में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, इनके किराए माफ़ी को लेकर भी कदम उठानी चाहिए सरकार को। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैंने ट्वीट में किया था कि 3 महीने का बिजली का बिल, 3 महीने का किराया। मैं तो थैंक्स बोलूँगा महाराष्ट्र की सरकार को। मेरी बिटिया पढ़ती है महाराष्ट्र में, बॉम्बे के किराएदार ने खुद मेरी बिटिया को फ़ोन करके बोला कि हम आपसे 50% का किराया लेंगे। तो मैं तो जब इस तरह का सर्विस लिए कि वहाँ की गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के कदम उठाया। लॉकडाउन फेज 3 में छूट मिलने के बाद शहर की दुकानें खुली हुई। हिसाब से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए यह कदम बेहद ज़रूरी था, लेकिन लॉकडाउन फेज 3 में मिली रियायत में असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। रीवा में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां सही सूचना न मिलने के कारण और लोगों में छूट सही तरीके से स्पष्ट नहीं होने के कारण शहर में ऑटो चालकों की होड़ लग गई, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर ऑटो चलाने पर प्रतिबंध था। यही कारण था कि सिविल लाइन पुलिस ने उन सभी ऑटो चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लॉकडाउन में उन सभी व्यक्तियों को भी परेशानी हो रही है जो महीने में 10,000 तक की कमाई कर लेते थे। ऑटो चालक भी उन्हीं में शामिल हैं और बढ़ती बेरोजगारी और मंदी के दौर में 2 पैसे की लालच में ऑटो चालक आज शहर में निकल पड़े। देश और दुनिया में इस समय कोरोना का कहर है। इतनी बड़ी संकट में भी कुछ अराजक तत्व मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले अपराधी बेखौफ होकर अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन के बाद गांजा की बिक्री में वृद्धि हुई है। जानकारी के मुताबिक रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के अंतर्गत 15 किलो गांजा एक स्कॉर्पियो से बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी सूचना मुखबिर ने रायपुर करचुलियान पुलिस को दी। एसपी आबिद खान भी लगातार मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही करते आए हैं। रीवा एसपी के निर्देश पर ही यह कार्यवाही हुई है। पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय मेडिकल स्टोर के बगल में एक सफेद कलर के स्कॉर्पियो में गांजा की खेप रखी हुई है। इसकी सूचना मिलते ही रायपुर करचुलियान थाना की पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर वाहन से गांजा की खेप बरामद कर ली है। लॉकडाउन में जो छूट दी गई है, यह छूट कहीं न कहीं पुलिस की मेहनत का नतीजा है, जिसके लिए पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी बड़ी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज कोरोना काल में भी लॉकडाउन में हम सभी को छूट मिल सकी है। इसी क्रम में रीवा में भी आज युवा एकता परिषद के संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा रीवा के एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का सम्मान किया गया। उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। संगठन के पदाधिकारियों का मानना है कि रीवा पुलिस कोरोना काल में जिस तरह से काम कर रही है, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका सम्मान करें और उनका हौसला बढ़ाएं। इसी क्रम में आज युवा एकता परिषद संगठन के द्वारा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का सम्मान किया गया। सर, आज एसपी कार्यालय आकर एडिशनल सर का स्वागत किया है आपको, किस संगठन से और क्या नाम है? युवा एकता परिषद के संगठन के बैनर तले हम सभी लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर माननीय पुलिस अधीक्षक जो है शिव कुमार वर्मा जी का स्वागत किया है। और उसका स्वागत करने का उद्देश्य पुलिस का मनोबल बढ़ाना है और पुलिस का सम्मान करना है। उसकी वजह ये है कि पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से पुलिस जो है रीवा जिले सहित पूरे देश में हम सभी की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर 24 घंटे ड्यूटी कर रही है और कोरोना जैसी महामारी को रिस्क में लेते हुए भी खुद को मैदान में डटा के रखा है। ऐसी स्थिति में हमारा ड्यूटी बनता है हम सब समाज के लोगों का कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया जाए। उसी कार्यक्रम में हम लोगों ने आज जाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर सम्मान किया है। और रीवा जो है ग्रीन जोन में है, इसकी वजह जो है पुलिस ही है जो कि दूसरे प्रदेशों से लोगों को आने से रोका है, कोरोना वाले मरीजों को आने से रोका है और इसकी भी वजह है कि हम सभी उनका सम्मान करें। आपका शुभ नाम? राजीव सिंह पटेल।
कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार देश में लोगों की हर संभव मदद कर रही है। वहीं प्रशासन लोगों को सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाने की अपील कर रही है, पर कुछ लोग प्रशासन के निर्देश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसका नजारा बुढ़ार सेंट्रल बैंक में देखने को मिला। लगातार जिला प्रशासन जिलावासियों से सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के संबोधन में यह साफ निर्देश दिए गए कि सभी को शासन के निर्देशों का पालन कराया जाए ताकि इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पर बुढ़ार सेंट्रल बैंक में कुछ दूर से आए गरीबों की भीड़ देखने को मिली, जो धूप में खड़े थे। प्रशासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कई लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। सेंट्रल बैंक मैनेजर अपने बैंक में नहीं थे। सेंट्रल बैंक मैनेजर ने अपने उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी। लोगों की भीड़ धूप में खड़े होने को मजबूर थी। कई ग्रामीण जो कई घंटों से लाइन लगाए हुए धूप में खड़े थे, ना ही उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, न मास्क की, न पानी की और न ही बैंक के बाहर किसी टेंट भी की। किसी भी प्रकार की उन सभी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। कई लोग बैंक मैनेजर का इंतजार करते दिखाई दे रहे थे। बैंक मैनेजर अपने बैंक में नहीं था। बैंक के बाहर एक गरीब महिला जो कई घंटों से धूप में लाइन में लगी थी, उसने बताया कि वह कई घंटों से यहाँ पर खड़ी है, लेकिन उसका नंबर अभी तक नहीं आया। आखिरकार बैंक प्रबंधक शासन के निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन सेंट्रल बैंक बुढ़ार प्रबंधक के ऊपर इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई करती है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कितने टाइम आई हैं बैंक में आप? 11 बजे आई हैं। 1.5 घंटे हो गए आपको ऐसे धूप में ही खड़े रहने, कोई व्यवस्था नहीं की गई बैंक के द्वारा। यहाँ पर जो ग्राहक सेवा केंद्र खोला गया है, वहाँ पर आपने क्या फैसिलिटी लोगों को दी है? मेरा नाम मुकेश कुमार पासी है। मेरा स्टेट बैंक की उसका है। यहाँ ग्राहक को हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है, जैसे पानी की सुविधा है, पीने के लिए है, हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर रखा हुआ है, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश रखा हुआ है, पानी है, अच्छी सुविधा। पीने के लिए इनको बॉटल पानी दिया जाता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है जी। हर जगह ग्राहक के लिए गोला बनाया गया बाहर, उसमें हर लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खड़ा किया गया, इसमें ग्राहक को भी परेशानी ना हो और ग्राहक को धूप में नहीं खड़ा कराया जा रहा। बाहर नहीं का पेड़ है और इधर जगह हुआ है, सबको ग्राहक को खड़ा कराया गया। जी, क्या नाम बताया? मेरा नाम मुकेश कुमार पासी है। क्या दुकान नाम क्या है आपका? जी, आपके किसका क्या नाम है? मेरा ये है स्टेट बैंक का, अमित गुप्ता के नाम पे चल रहा है कियोस्क। ठीक है, ये स्टेट बैंक की शाखा है। ठीक। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जमीन की दलाली को लेकर बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वह कृषक की जमीन हो चाहे व्यवसायिक। यहाँ पर दलाल इतना सक्रिय है कि अशिक्षित कृषकों की जमीन को गिरवी रखकर झूठी रजिस्ट्री करा दी जाती है, जिससे यहाँ के कृषक इन दलालों के शिकार आसानी से हो जाते हैं। इसी तरह का मामला सामने आया है। दलालों के अलावा पटवारी से लेकर बड़े अधिकारी इस तरह के काम में शामिल रहते हैं। मामला उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से सटे ग्राम जमुनारा का है, जहां पर अपनी जमीन को लेकर चिंतित एक कृषक की अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दलाल कृषक की जमीन को गिरवी रखवाकर धोखाधड़ी करते हुए कृषक की जमीन उमरिया के एक दबंग व्यापारी को बिकवा दी। जब यह जानकारी कृषक को हुई तो वह कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद एसडीएम कोर्ट में केस चल रहा था। जमीन की चिंता में आखिरकार कृषक ने अपनी जान ले ली। उमरिया से मनोपाध्याय की रिपोर्ट। किसी सिंधी को गहन रखा था 2,45,000 में, और बाकी उसको धोखाधड़ी से 2 से दलाल मिल के कोई इसमें लिखा है कागज में तो रजिस्ट्री करा दी है सिंधी की। अच्छा। जब से वो रो रहा था कि हमेशा मेरी ज़मीन चली गई, मेरे बच्चे मर जाएंगे, और उसको मालूम नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए वो उसका बस रो रहा था। जब आते थे तो रोता था मेरी ज़मीन चली गई, ज़मीन चली गई। इसी कारण इसकी मौत हो गई। कितने लड़के बच्चे इनके? लड़के 5 6 हैं छोटे, तो 3 बच्ची। कहाँ हैं वो लोग? हाँ, यहीं है ना। अच्छा, तो मात्र जमीन का कारण है? जमीन का कारण है मरने का। हाँ, बस जब रोता था हमेशा, जब मैं आता था मेरी ज़मीन चली। कहीं शिकायत किए थे इसकी? अरे इसकी एसडीएम के यहाँ लगी है एप्लीकेशन है, तो वो भी अभी विचाराधीन चल रहा है न्यायालय में। अभी आप लोग पुलिस में शिकायत किए क्या? अभी किया ना। अभी परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि मृतक शील कुमार
और कल रात भोजन करके सोए थे, आज सुबह मृत पाए गए हैं। और इनके परिजनों का आरोप है कि इनकी ज़मीन को रजिस्ट्री गलत तरीके से कुछ लोग कराए हैं, जिनकी वजह से ये परेशान रहते थे और संभवतः उसी की वजह से ये मृत्यु होना बता रहे हैं, जिस पर मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अब ये तो जांच के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। थैंक यू। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। नौरोजाबाद के ज्वालामुखी रेलवे फाटक में काम कर रहे मजदूरों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। खंड के PWI सरवर खान द्वारा 2 DTM को एक साथ लेकर काम करवाया जा रहा है, जबकि कोविड-19 जैसी महामारी के विषम परिस्थिति में एक DTM के 30% कर्मचारी से ही काम करवाना है और यहां पर 2 DTM को एक साथ लेकर सभी कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए काम करवाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की जान खतरे में पड़ रही है। इस विषय की जानकारी जब मजदूर संघ को दी गई तो भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री राजेश द्विवेदी ने PWI सरवर खान और सेक्शन इंजीनियर राघवेंद्र तिवारी के से बात की और काम को बंद करने के लिए कहा। इस विषय में विस्तार से एक मेमोरेंडम सभी फोटो के साथ उमरिया SDM और उमरिया कलेक्टर को भी दिया गया, जिससे सुरक्षा के साथ कार्य हो, क्योंकि अफसर तो सिर्फ घर में बैठे रहते हैं। इस महामारी के दौर पर घर से वह बाहर नहीं निकल रहे हैं और कर्मचारियों की जान इस तरह खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी की कोई दवाई नहीं है, सामाजिक दूरी ही एकमात्र उपाय है और अनदेखी कर रहे ऐसे अधिकारियों के ऊपर उचित कार्यवाही होनी जरूरी है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। मामला है कि रेलवे के लोगों ने बताया कि यहाँ का PWI श्री राघवेंद्र तिवारी पाली में और उमरिया के PWI सरवर खान जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं, छोटे वर्करों पर जबरदस्ती दबाव बना करके काम करा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के नियमानुसार 30% आदमी को काम में बुला के काम कराना है। भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री होने के नाते जब मैं पूछा रात को उनसे राघवेंद्र तिवारी जी से, उन्होंने बोला हमारी मर्जी है, हम सब कुछ बोल दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पास करो। मैं बोला SDM साहब का अनुमति ले लो आप, तो बोले SDM कुछ नहीं होते हमारे सामने और हम काम करा रहे हैं, अपने हिसाब से काम करा रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा, यदि गैर नियम तरीके से, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने करबद्ध प्रार्थना करके सोशल डिस्टेंस इत्यादि कोरोना संक्रमण की लड़ाई के लिए निवेदन करते हैं, और यदि इस तरह के अफसर अपने जिद के कारण और मैं तो ये मानूंगा कि अनभिज्ञता के कारण कोरोना के यदि कोई बड़ा पाल दिए उमरिया जिला में, तो संभाला नहीं संभलेगा। मैं शासन प्रशासन से तत्काल अनुरोध करता हूं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर तत्काल अंकुश लगा करके सुधार कराया जाए, ताकि छोटे कर्मचारियों का शोषण भी न हो और अपना कोरोना संक्रमण की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने शासन प्रशासन के साथ हम सब कोई एक होकर काम करें। भारत माता की जय। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.